हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे थे, बट आज हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल सीखेंगे, जैसे स्क्वायर प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और कुछ यूनिक एग्जाम्पल भी आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों से बोला कि SD3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे, हम sp2d हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल आप लोगों के लिए है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है इससे पहले वाला लेक्चर, तो पहले उसे देखकर आओ, कोई फायदा नहीं होता इसे देखने का, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट इधर से उधर हो जाएंगे। तो चलिए, तो NiCO का होल, अगर तुम लोगों को ऑलरेडी कोई थ्योरी आती है, तुम लोग एग्जाम्पल सीखना चाहते हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं, ठीक है। तो NiCO का होल 4 कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स आपको न्यूट्रल दिया गया है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 है, फिर से आप लिखोगे 3d8 4s2, ये हो गया 8 और ये हो गया 2, 3d8 4s2। कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ट्रिक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसे देख लो अगर नहीं आती है। तो 3d8 4s2 4p0 4d0। अब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, यहाँ पर कितनी आ जाएगी। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल को x मान लोगे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है 0, कोई चार्ज नहीं है ऊपर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है 0। तो निकल कोई पॉजिटिव टू पॉजिटिव नहीं है हमारे पास, 0 पे है। तो अब बना लो इसकी ग्राउंड स्टेट। तो 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर यहाँ पे आपके पास S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p ऑर्बिटल खाली है। इसके बाद d ऑर्बिटल भी आप लोग बनाना चाहें तो आप आगे बना सकते हैं। अब CO क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि क्या हो जाता है, फोर्स पेयरिंग हो जाती है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स बिकम पेयर्ड, हो गए। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे। तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, इसके इलेक्ट्रॉन भी यहीं आ जाएंगे क्योंकि इनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर गए हैं। अब उसके बाद एक s ऑर्बिटल खाली है और 3 p ऑर्बिटल खाली है। समझिए क्या हुआ यहाँ पर, फोर्स पेयरिंग की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी अंदर पुश हुए और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इसी ऑर्बिटल में आ गए हैं। अब तुम्हारे पास 4 CO हैं, एक CO आएगा यहाँ बॉन्डिंग करेगा, एक CO आएगा यहाँ बॉन्डिंग कर लेगा, एक CO यहाँ बॉन्डिंग करेगा, एक CO यहाँ बॉन्डिंग कर लेगा। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। बोलो भाई क्लियर है। तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो पहली बात यहाँ से पता चल गई। दूसरी, जल्दी से बताइए मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। सारे ही इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा बेटा, डायमैग्नेटिक। कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अब उसके बाद sp3, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री कैसे बताई थी मैंने आपको, टेट्राहेड्रल। तो ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कुछ इस तरीके से बनेगा, ये CO, ये CO, यहाँ पे भी एक CO, यहाँ पे एक CO, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। दिस इज योर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्रा कार्बोनिल निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0। तो इंफॉर्मेशन रही इसकी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, PtCl4 2 नेगेटिव। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास PtCl4 2 नेगेटिव। तो सबसे पहली बात कि जो हमारा क्लोरीन है वो एक वीक लिगेंड होता है, बट मैंने ये बात भी तुम लोगों को बताई थी कि कोबाल्ट +3 विथ अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा,
और चाहे कोई भी लिगेंड आ जाए, अगर एलिमेंट्स 4D और 5D सीरीज के हैं तो ये कहाँ के एलिमेंट्स हैं? 4D 5D सीरीज में तो आते हैं, ठीक है ना। तो 5D सीरीज का एलिमेंट है, कैसे है? निकल के नीचे तो आते हैं Ni, Pd और ये Pt। बोलो भाई, क्लियर है? तो Ni का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था? 28 होता है एटॉमिक नंबर, तो 3D8 4s2 लिखा था। इसके लिए लिखोगे तो इसके लिए लिखोगे 4D8, 4D सीरीज का एलिमेंट है, 3D सीरीज का है, तो यहाँ आएगा 5s2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 5D8 और 6s2। मिल गया कॉन्फ़िगरेशन, लिख लें फिर यहाँ पर, तो कोई जरूरत नहीं है मैं एटॉमिक नंबर याद है उसका। तो प्लेटिनम का हो गया हमारे पास 5D8 6s2 6p0 और ये 6d0। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। तो Cl जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको, अब आप डायरेक्ट बना सकते हैं 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितनी आ जाएगी? x - 4 = -2। प्लेटिनम के लिए x है, Cl की -1 होती है, तो -4 हो गया इक्वल टू -2। x इक्वल टू कितना आएगा? +2। तो प्लेटिनम +2 है, तो s में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, सिर्फ d में इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल बना दिया हमने। अब इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ऐसे ही बोलोगे ना कि क्लोरीन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जल्दी से आंसर करो, वीडियो पॉज करके पहले कि क्या आ रहा है। अब तक तो तुम्हारे सारे आंसर अब आने ही चाहिए। तो सर 4 Cl हैं और एक d ऑर्बिटल ये खाली है, एक s ऑर्बिटल खाली है और 3 p ऑर्बिटल खाली है, जैसे कि हमारा दिल खाली है, ठीक है। सबको जगह दे देते हो ना उसमें, तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। तुम्हारा पता नहीं, मेरा दिल तो बहुत बड़ा है। DsP2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। तो ज्योमेट्री कैसी होगी बोलो? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो DsP2 हाइब्रिडेशन है। DsP2 में याद है तुम्हें D कौन सा ऑर्बिटल यूज होता था? बोलो भाई जल्दी। तो D का कौन सा ऑर्बिटल यूज होता था? dx² - y² प्लस s प्लस px प्लस py प्लस pz। स्पिन क्या हो गया है? कम हो गया है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो इसको आप, ठीक है ना। और मैग्नेटिक बिहेवियर तो क्या ही निकालोगे? डायमैग्नेटिक हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए हैं, तो डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर हो रही बात? तो अगर 4D 5D सीरीज का एलिमेंट आए, कोई भी लिगेंड हो, आपने पेयरिंग करा देनी है, ठीक है ना। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वेनेडियम NH3 का होल 6 बनाइए। वेनेडियम NH3 का होल 6 और बाहर से चार्ज दिया बेटा 3 पॉजिटिव। तुम लोग ट्राई करो पहले इसे वीडियो पॉज करके। चलो, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो वेनेडियम NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, तो बिल्कुल सही अप्रोच लगाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि अब तुम कोई गलती करो। अगर तुम इस एग्जाम्पल में गलती करते हो तो इसका मतलब तुम लोगों ने जो पहला लेक्चर है वो सही से सीखा है, मतलब तुम्हें PPT आई नहीं है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। हो सकता है तुम्हारे दिल को भी बात लग जाए, लेकिन तुम्हें PPT नहीं आई अगर तुम इसका आंसर गलत करते हो तो दोबारा से पहली वीडियो देखो, कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो ऐसे ऊपर काम नहीं चलता है भाई, किसी कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहली बात, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर याद कर लो। क्या पेज पलटते रहते हो, इंतजार करते रहते हो कि सर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके आगे तो हमें आता ही है, याद करके छोड़ दो, ठीक है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो 3D3 4s2 4p0 और 4d0। तो 3D3 है, तो
NH3 एक वीक लिगेंड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। 1 2 3 4 5, अभी तुम लोग बताओगे कि यहाँ पे हमें ज़रूरत है ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जानने की कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये अब मुझे आंसर करो कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या क्या पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। तो सर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सर दो ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं। एक होता है D2sp3 और एक होता है सर sp3d2। सर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होने वाली है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही है। अब अगर आप कहते हो सर NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कोई बच्चा कहता है कि सर पेयरिंग हो जाएगी, करके देख लो। अगर तुम पेयरिंग करते हो तो तुम यही कर सकते हो, इससे ज्यादा तो क्या है तुम्हारे बस में। और मैंने बोला है इसके अलावा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, तो अपनी मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं बनानी है तुम्हें। अब आप कहोगे सर 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड है तो सर हाइब्रिडाइजेशन तो D2sp3 ही होगा। तो ये रहे 2 D के ऑर्बिटल, ये S का ऑर्बिटल और ये 3 P के ऑर्बिटल। अब कोई बच्चा ऐसे बनाएगा तो भी वो हाइब्रिडाइजेशन कितना बोलेगा, D2sp3। कोई बच्चा कहेगा सर पेयरिंग होगी ही नहीं, तो भी आंसर सही है D2sp3, तो भी हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है, D2sp3। लेकिन रुको जरा, तो हाइब्रिडाइजेशन में तो सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम आंसर कर देंगे कि सर हाइब्रिडाइजेशन तो D2sp3 ही आ रहा है। अब अगर तुमसे पूछा जाए मैग्नेटिक बिहेवियर, क्या ये दोनों ही जो दोनों तरीके से तुमने लिखा है, क्या ये दोनों ही कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो कर रहे हैं? बिल्कुल सही है सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें भी है, इसमें भी, तो सर दोनों पैरामैग्नेटिक ही है। लेकिन अगर तुम मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैग्नेटिक मूवमेंट इट इज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसे कैलकुलेट किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटली, तो ये डेटा तो गलत नहीं आएगा। अब अगर तुम इन दोनों तरीके से इसको डेटा को निकालते हो तो आंसर अलग अलग आएगा। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, 3.8। सिखाया था ना डायरेक्ट निकालना। 3 आता है तो 3.8, 2 आता है तो 2.8, यहाँ पे 1 आता है तो आप बोलोगे सर 1.8 या 1.73, राइट। तो इसका मतलब अब तो अलग अलग आ गया। और सर आपने बोला ये तो एक्सपेरिमेंटल होता है, तो एक्सपेरिमेंट करके तो एक आंसर आ रहा होगा, और एक्सपेरिमेंट करके आंसर आ रहा है 3.8 बोहर मैग्नेट्रोन, यानी कि फर्स्ट वे इज करेक्ट। सेकंड वाला सर सही क्यों नहीं है? सेकंड वाला सही इसलिए नहीं है, चाहे लिगेंड्स, बात ध्यान से सुनना, लिगेंड कितना भी स्ट्रॉन्ग आए, मैंने पहले लेक्चर में भी बात करी है कि लिगेंड कितना भी स्ट्रॉन्ग आए, वो जब तक उन इलेक्ट्रॉन्स को पुश नहीं करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करके अंदर नहीं भेजेगा, जब तक वो उन ऑर्बिटल्स का यूज नहीं कर रहा है। अब ये जो लिगेंड आ रहा है उसे ये ऑर्बिटल चाहिए ही नहीं, क्या ये ऑर्बिटल यूज हुआ? आंसर इज नो। तो इसका मतलब कोई पेयरिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है, आप पेयरिंग करने में कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे, तो इसलिए ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा, ऊपर जैसे रहा है वैसे ही रहेगा। और करेक्ट आंसर होगा कि सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। सर ये पैरामैग्नेटिक है, ये है आपका पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में भाई ऐसा कोई भी एग्जांपल आ जाए, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स हो, स्कैंडियम का कॉम्प्लेक्स हो, तो वहां पे ये चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग वीक का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं तुम्हारा सब्र का इम्तिहान पूरा खत्म करते हुए अब हम sp3 और sp2d हाइब्रिडेशन के बारे में बताने वाले हैं तुम्हें। तो लिखो MnO4 1 नेगेटिव, लिखो भाई। तो आओ चलो एक अच्छे एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं। MnO4 1 नेगेटिव। अब अगर हम क्लास 11th की अप्रोच लगाएं तो हो सकता है कि आप इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ठीक बनाते आए हो, इससे पहले तो लोगों ने बनाया भी हो कि सर MnO4 नेगेटिव तो हम लोग बना सकते हैं, हमारे चुटकियों का खेल है, हम लोगों ने क्लास 11th में VBT वगैरह बहुत अच्छे से सीखी है। तो सर ये रहा। अब इस स्ट्रक्चर से तुम आंसर करने चले गए, तुमने कहा सर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और ये 4, और तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर ज्योमेट्री भी ऐसी दिखाई दे रही है और हमने तो सुना भी है। तो आपका आंसर होगा sp3।
तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग बहुत गलत हो, ये सही बात नहीं है। आपने इतना ही कॉन्सेप्ट सीखा था तब तक तो आप आंसर यही करोगे। जब तक हमें भी पता नहीं था तब तक हम भी आंसर यही करते थे कि हाँ यार 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो हाइब्रिडेशन शुड बी sp3। बट यहाँ पे कहानी कुछ और ही है। तो चलिए समझते हैं उससे क्या है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन आने वाला है sd3, तो इसको भी रेज कर देते हैं। तो सबसे पहले Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। तो Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, 5 मतलब 3d5, 2 मतलब 4s2, 4s2 है तो 4p भी होगा, 4d भी होगा, 4f भी होगा। अब निकाल लो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट। Mn को x मान लो, O की कितनी होती है -2 होती है, तो एक O की -2 है, 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया -8, इक्वल में आ जाएगा -1, तो x इज इक्वल टू आ गया +7। अरे वाह सर ये क्या हुआ, x इज इक्वल टू +7 आ गया है, तो सारे ही इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। 3d 0, 4s 0, 4p 0। अब ग्राउंड स्टेट बनाते हैं इसकी। ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट कैसे बनेगी, रुक जाओ कुछ गलत नहीं लिखा है। आप बोलोगे सर पहले 3D बनाना चाहिए था, आपने तो पहले 4s लिख दिया। सर दिस इज नॉट फेयर, 4s है और ये 3D, 1 2 3 4 5। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्या तुम्हें आउटबाउ प्रिंसिपल याद है? तो अगर तुम्हें ये पता है कि आउटबाउ प्रिंसिपल जो है वो किन साइंटिस्ट ने दिया है, तो जल्दी से कमेंट करके आंसर करो, सर्च करके नहीं बताना है, अगर पता है तो लिखना है, ठीक है? गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आउटबाउ प्रिंसिपल किन साइंटिस्ट ने दिया है? हो सकता है बहुत सवाल बहुत ही इजी हो, ठीक है, हो सकता है थोड़ा ट्रिकी हो। तो आउटबाउ प्रिंसिपल तुम लोग सभी जानते हो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यही होता है एनर्जी का ऑर्डर। सबसे कम एनर्जी 1s की, फिर ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना? तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स भरने की, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले भरा जाता है 4s में, फिर भरा जाता है d ऑर्बिटल्स में, ठीक है? ये रियल ऑर्डर होता है एनर्जी का। लेकिन ये ऑर्डर चेंज हो जाता है, जैसे कि हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालने की बारी आती है तो हम s से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, d से नहीं निकालते हैं, जबकि d बाहर दिखाई दे रहा है अभी हमें यहाँ पर। तो इस पर भी एक अलग से वीडियो है, अगर वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसको देख सकते हैं कि क्या रीज़न होता है। फिलहाल हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पर बात करें। तो मैंने इनको आगे पीछे क्यों लिखा है, जब d ऑर्बिटल खाली होते हैं तो इनका ऑर्डर बिल्कुल सही होता है आउटबाउ प्रिंसिपल की वजह से। ऑर्डर में चेंजेस आते हैं बस इलेक्ट्रॉनों के फिल होने से। तो यहाँ पर और ऑर्बिटल्स क्या है आपके खाली हो चुके हैं, तो खाली हो चुके हैं तो बिल्कुल आउटबाउ के अकॉर्डिंग है कि 4s पहले होगा और 3d बाद में होगा। तो ये हमारे पास रहा 4s और ये रहा 3d ऑर्बिटल। आगे बात समझ में? तो अब देखो दोनों ऑर्बिटल खाली है ना, इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं तो किस में भरते हो? पहले 4s में भरते हो। तो अभी भी तो यही कर रहे हो ना यार, लिगेंड्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ रहा है, तो पहले 4s में तो भरेगा, वो लोग 4s में भर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स पहले। तो इसका मतलब अब ये जो 4 ऑक्सीजन आ रहे हैं वो यहाँ पे बॉन्डिंग करने वाले हैं, एक s ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल। So this is your final answer and very interesting example, sd3 hybridization, एक s ऑर्बिटल ऑफ dxy yz और zx। क्या तुम्हें बातें क्लियर हो गई हैं या नहीं? कहीं पे दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पीछे करो, इस कंसेप्ट को समझो, ठीक है ना? तब कहानी बिल्कुल चली जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया है हमारा sd3। तो MnO4 नेगेटिव को आज से ध्यान रखेंगे। ऐसे ही Cr2O7 भी होता है, Cr2O7 2 नेगेटिव, उसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है? sd3 होता है। तो अगर आप लोगों को ये कुछ एग्जांपल एक्स्ट्रा चल रहे हैं इस पर,
ये अच्छे लगे हैं तो आप Cr2 नेगेटिव को थोड़ा ढूंढो, उसे बनाने की कोशिश करो, उसे समझो कि तुम्हारे कंसेप्ट ऑफ वीबीटी के रिगार्डिंग कितने डेवलप हो चुके हैं, तुम हर एग्जाम्पल को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये कहानी है। अब दो एग्जाम्पल और हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में हम एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे जिसपे 2-3 थियरीज आई हैं साइंटिस्टों की। ठीक है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए गए उस पर। तो उससे पहले एक एग्जाम्पल में हम डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए, तो अब जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है COC2O4 का होल थ्राइस 3 नेगेटिव। CO आपका कोबाल्ट है, C2O4 क्या है, ऑक्सिलेट आयन होता है। ठीक है, C2O4 क्या होता है, ऑक्सिलेट आयन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो CO का एटॉमिक नंबर है 27, 3d7 4s2। तो जल्दी से मुझे बताओ कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मैंने सिखाया तुम्हें इससे पहले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर। सही आंसर करेंगे बिल्कुल। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, सर्च मार के निकालना नहीं है, सर्च मार के नहीं निकालने होते आंसर। ठीक है, तो 3d7 4s2 4p0, 3d7 4s2 4p0 4d0, इस तरीके से चलता रहेगा आगे। फिर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। कैसे आएगी बता देते हैं। कोबाल्ट को आपने x मान लिया होगा, C2O4 2 नेगेटिव होता है, ऐसा होता है C2O4 2 नेगेटिव। ऑक्सिलिक एसिड होता है ना COOH COOH, तो CO नेगेटिव CO नेगेटिव। तो C2O4 एक C2O4 पे 2 नेगेटिव है, तो 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू आ गया है +3। तो ऑक्सिलेट भी क्या होता है हमारा, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता लेकिन सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग तो होता है। ठीक है, जैसे कि कोबाल्ट +3 में ज़्यादातर स्टेबल ही बनते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ से चले गए, यहाँ से चला गया D6 4s0 4p0 और 4d0। तो उम्मीद करते हैं तुम लोगों ने सही आंसर करा होगा। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो जिसने अगर 3 किया है तो बेटा सीखने की जरूरत है अभी। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि किसी मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाए जा रहे हैं। मैंने कहा था कि कितने लोग हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। कई बार ज़्यादा लोग होते हैं, हमारे पास 2 हाथ हैं लेकिन लिखते एक ही से हैं। ठीक है, तो 2 लोग हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हो सकता है किसी के बाद कोई एक ही पर्सन हो और उसकी एबिलिटी हो 3-3 4-4 5-5 काम एक साथ करने की, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो एक है लेकिन वो 5 के बराबर काम कर रहा है। ऐसे यहाँ पर एक लिगेंड है लेकिन 2 के बराबर काम कर रहा है। तो एक अकेला लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है मेटल से, तो टोटल कितने दिए हैं तुम्हें, 3, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर यही तो होता है कि मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ जो लिगेंड्स हैं वो कितने बॉन्ड बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसे बना लेते हैं। तो 1 2 3 4, 2 3 4 5 और ये 6, 4s0 और ये 4p0। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये कहानी हुई। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ दिए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सर लिगेंड तो 3 ही है। तो देखो ना, एक CO नेगेटिव अकेले ही कितने ऑर्बिटल भर सकते हैं, 2 ऑर्बिटल भर सकते हैं ना। तो ये अकेला अकेला ऑक्सिलेट आयन क्या करेगा, OX से दिखाते हैं ऑक्सिलेट को, C2O2 नेगेटिव को। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 ऑर्बिटल अकेले ही भर जाएंगे, ऐसे ही 2 ऑर्बिटल अकेले ही भर देंगे। तो बोलो भाई हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया है, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया है सर D2sp3। ज्योमेट्री बता दो, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो आंख बंद करके बता दोगे। अब पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो चुके हैं, तो डायमैग्नेटिक है। इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, बोलो जल्दी बोलो। अंदर वाला डी यूज हो रहा है, तो सर इट इज अ
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वेरी गुड, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अरे बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लो आराम से आंसर हो जाए। मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ जाएगा। हाई स्पिन या लो स्पिन, सर स्पिन कम हो गया, पहले हम फैले हुए थे, अब आपने हमें अंदर पुश कर दिया है। आपने नहीं सर, लिगेंड्स ने किया है, आपकी क्या गलती है इसमें। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, समझ गए? तो इतनी बातें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। तो अब फाइनली ऐसा ही करोगे बाइडेंटेड लिगेंड से बाइंड, ठीक है, वो अकेले ही 2 ऑर्बिटल बन रहे। कभी ट्राइडेंटेड लिगेंड आ जाए तो वो अकेले ही 3 ऑर्बिटल। बस अब लास्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो इतना अच्छा एग्जांपल है कि उस पर एक अलग से लेक्चर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक बेसिक आइडिया दूंगा कि अगर आप चलते फिरते आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि यार हमने वीबीटी बहुत अच्छे से सीखी है, अब तो बन ही जाना चाहिए, तो डेफिनेटली वो एग्जाम्पल आपको जरूर मिलेगा और आपके कॉन्सेप्ट वहीं पर गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं उस एग्जाम्पल को आप लोगों से एक बार मिलवा देता हूँ। तो वो एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने ये। तो ये रहा वो एग्जाम्पल जिसने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हिलाकर रख दिया। CuNH3 का होल को 2 पॉजिटिव। अब ऑनेस्टी के साथ पहले तुम लोग इसका आंसर करो अपनी अपनी नोटबुक में कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, देन हम एक सही अप्रोच की तरफ चलेंगे कि व्हाट शुड बी। चलिए बनाइए, अरे आलसियों बना लो, पेन में चलाओ जरा, ठीक है। चलो फिर हम भी स्टार्ट कर देते हैं। तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो 29 जिन्होंने ट्राई नहीं करा है और वो अपने दांत दिखा रहे हैं, अगर मुझे तुम्हारे दांत दिख जाए तो तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए। तो 3D10 4S1 4P0 4D0 4F0। तो कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, X है, अमोनिया 0 होता है, इक्वल टू +2, तो कॉपर +2 आ रहा है यहाँ पर। तो ये रहा हमारे पास 3D9 4S0 4P0। तो यहाँ पे तो क्या पेयरिंग करा सकते हो ना, स्ट्रॉन्ग वीक का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो क्या आंसर निकाला तुम लोगों ने, बोलो? बोलते नहीं हो यार तुम लोग। तो आप लोगों का आंसर आया होगा sp3। तो वीबीटी के पहले अप्रोच के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है। अब लेकिन अब यहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड रहा है, तो अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू की वैल्यू भी 1.8 1.73 तो आई जाएगी, तो वहाँ से भी हमें कोई आइडिया नहीं आता। लेकिन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की मेथड भी है, एक्सरे मेथड वगैरह से स्ट्रक्चर को भी एनालाइज किया जा सकता है कि एग्जैक्ट रियल में स्ट्रक्चर क्या है। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल। बट एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड हुआ कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर है, वो कुछ ऐसा है, ऐसा होता है स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल फॉर्म में नहीं है, स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में। तो अब तो पहला असम्पशन तो हमारा गलत हो गया, हाइब्रिडेशन sp3 तो नहीं। अब इस पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया, इस पे वीबीटी ने एक्सप्लेनेशन ये दिया कि ये कुछ इस तरीके से है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया ना, जैसे तुम ही लोग हो, मतलब वो साइंटिस्ट मान लो जिन्होंने वीबीटी दी है, और तुम लोगों को पता चला, तुम लोगों ने इसके लिए पहले मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करा, तो आपने कहा सर मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 आ रहा है, तुमने कहा हाँ सही है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली है, वो तो होना भी चाहिए। फिर तुमने हाइब्रिडेशन निकाला, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आई, लेकिन एक्सपेरिमेंटली फाइंड हुआ कि ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। अब तुम क्या कोशिश करोगे, तुम किसी तरह से कोशिश करोगे कि इसका आंसर हम क्या ले आए थे, DsP2, क्योंकि अब तक तो हमने यही सीखा है कि स्क्वायर प्लेनर है तो हाइब्रिडेशन शुड बी DsP2। तो इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे D खाली हो गया और ये ऑर्बिटल खाली हो गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर यहाँ आ जाता है। तो अब ये जो हाइब्रिडेशन है वो कितना हो गया, DsP2।
अब जैसा तुम लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि सर ये क्या मजाक है, मतलब हमने ये चेक किया और हम कुछ भी बोल देंगे, ऐसे तो हम भी बोल देंगे आगे जाकर किसी थ्योरी में कि ऐसा हो गया होगा। तो ऐसा नहीं है बेटा, साइंटिस्ट हैं, वो थोड़ी रिस्पेक्ट करो उनकी। उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन तो दिया होगा लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए, भले ही वो गलत हो गया हो बाद में, लेकिन कुछ ना कुछ अप्रोच तो किया ही होगा। उन्होंने ये कहा कि जो कॉपर +2 है वो इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो जाता है मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज कर देता है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी पे, देख रहे हो कैसे घुमाया उन्होंने कॉन्सेप्ट को। उन्होंने कहा कि ये +2 में है ना, ये +3 में चला जाएगा आराम से, तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा जल्दी, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी पे प्रेजेंट है, ये हायर एनर्जी तो है आगे वाला ऑर्बिटल, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन ले जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया। ऐसे और भी कई सारे कॉम्प्लेक्स दिए जो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे थे, वो +2 में ही स्टेबल थे, और कॉपर +2 में स्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये दोनों असम्पशन तो गलत हो गए हैं। अब लास्ट में आते हैं, तो सही वाला बता दीजिए ना सर, थोड़ा सा पेशेंस करो। तो लास्ट असम्पशन ये है, लास्ट जो करेक्शन ये है, वो साइंटिस्ट हैं आपके हगिंस, HUGGINS। होप सो कि मैंने स्पेलिंग सही लिखी हो, नहीं तो आज मेरे सामने में आएंगे और कहेंगे कि ये तूने क्या किया। तो हगिंस का कहना यह है कि हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरीके का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा। ऐसा कोई भी खेल नहीं किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो। अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ, 1 मिनट का बस, लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये तो यहीं रहेगा भाई, ये तो कहीं नहीं जाने वाला हायर एनर्जी में। अब क्या होगा, एक s ऑर्बिटल यूज होगा, ठीक है, और 2 p ऑर्बिटल यूज होंगे, और एक होगा आपका, इसके आगे एक और ऑर्बिटल बना देता हूं, ठीक है, एक s हो गया है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी ये यहाँ पे आएगा, कभी कभी हम भी इधर उधर हो जाते हैं। तो ये हो गया sp2, और d कहा था मैंने, तो ये वाला d आ जाएगा आपका। तो ये कहानी कुछ इस तरीके की है कि ये वाले हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये वाला ऑर्बिटल क्या है आपका, खाली है। तो उन्होंने ऐसे समझाया कि स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा बन रहा है, sp2d। अब यही क्यों बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में ये वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो ही एक स्टेबल ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है, क्योंकि x² - y² जैसे प्लेन में होता है ऐसे, ठीक है। तो एक तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2d, तो एक s ऑर्बिटल px और py वाले ऑर्बिटल, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस वाले ऑर्बिटल, और दूसरे वाले ऑर्बिटल भी वही होंगे, x² - y²। दिस इज योर न्यू हाइब्रिडाइजेशन। तो कॉपर के ये कुछ कॉम्प्लेक्स थे, 1-2 कॉम्प्लेक्स के और नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए फॉर योर नॉलेज। CuEn का होल ट्वाइस, वो भी कुछ ऐसे ही कॉम्प्लेक्स थे जो इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाए, ठीक है। और CuCn का होल 4, CuCn का होल 4 2 नेगेटिव, तो दिखने में बहुत नॉर्मल लगते हैं, लेकिन इनके हाइब्रिडेशन क्या आते हैं, sp2d आते हैं, समझ गए। तो अमोनिया वाला बहुत फेमस है, उसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये कहानी थी आप लोगों के हाइब्रिडेशन की। तो VBT की हर एक बात आप लोगों को सिखा दी गई है। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होगी। अब लास्ट पॉइंट ये है, इसको भी सुनते हुए चलो, लिमिटेशंस ऑफ VBT। तो अगर मैं आप लोगों को VBT की लिमिटेशंस ना बताऊं तो फिर आप लोगों को लगेगा कि यार कहाँ पर ये रुक गई, क्यों हमें CFT की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं जब आपको CFT सिखाऊंगा तो फिर वो तभी ज़रूरत हमें उसकी क्यों पड़ी है, देखते हैं। तो VBT की पहली बात कि सर इस पूरे चैप्टर में ना हमें ये बहुत कंफ्यूजन रहा है कि सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड कैसे है, एक्सप्लेनेशन क्या है सर। तो VBT ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कब क्यों स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, क्यों वीक हो जा रहा है, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरी बात, वो कई सारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, देख लिया हम लोगों ने कि वो नहीं कर पाए। तीसरी बात,
कि ये जो कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड क्यों है, ये कलर क्यों दिखाते हैं। आगे जाके हम CFT वगैरह पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफ़ी कलरफुल होते हैं, तो कलर के बारे में भी कोई आंसर यहाँ से नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस थे VBT के कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन सही नहीं हो पाया कई सारे एग्जांपल्स के लिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड्स ऐसा क्यों है, क्यों इन्हें ऐसा कहा गया, क्या रीज़न है, कैसे डिसाइड करते हैं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कलर स्पेक्ट्रा के बारे में, कलर के बारे में कोई भी नॉलेज यहाँ से नहीं दी गई थी। तो ये VBT का यूज़ आपको क्या करना है, बच्चे बाद में जब CFT भी सीख लेते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं कि VBT को क्या यूज़ करना है और CFT को, कई बार कलर उससे बताने लग जाते हैं, कई बुक्स भी ऐसा करती हैं। तो VBT का जो मेन पर्पस है, आप क्या बताओगे यहाँ से, हाइब्रिडाइजेशन बताओगे। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन के लिए आप बढ़िया से इसे यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड का, मैंने सारी बातों के आंसर तुम्हें कर दिए हैं। बढ़िया से एकदम नोट्स बना लो, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो मे बी वो CFT के रिगार्डिंग हो। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग नए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।